नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 48 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत आज हम भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो बिहार स्पेशल का प्रश्न है, हमें यह बताना है कि किस राज्य की सीमा है जो कि बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो वो राज्य है झारखंड, जो कि बिहार से ही अलग हुआ था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसका नाम क्या है। तो मैक-मोहन रेखा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैक-मोहन रेखा यह भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। सर हेनरी मैक-मोहन थे, जो ब्रिटिश सरकार के एक विदेशी सचिव थे और इन्होंने ही मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया था, जो कि भारत एवं चीन के बीच एक सीमा रेखा है। तो इसी से इसका नाम क्या पड़ गया, मैक-मोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। बताइए कि भारत का वो कौन सा जिला है जो कि सबसे बड़ा जिला है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कच्छ। कौन सा जिला है साथियों। तो कच्छ जो जिला है गुजरात में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, राज्य कौन सा है। तो गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है कि मालाबार तट किसके बीच में स्थित है। तो बताइए, जो मालाबार तट है वो किसके बीच में स्थित है। तो गोवा एवं कन्याकुमारी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है। तो पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है, जो कि गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। तो साथियों, गुजरात का कच्छ अथवा काठियावाड़ तट है और एक महाराष्ट्र का कोंकण तट है और गोवा तक है तथा कर्नाटक और केरल का मालाबार तट है। तो निकटतम अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किसका है, यानी कि वहां पर क्या पाया जाता है ये पूछा गया है। उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो साथियों, जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति का है, यानी कि प्रवालों का एक द्वीप है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है। किसके किसके बीच में यह स्थित है। तो यह हमें बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो साथियों, पाक जलडमरू यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत में कहा तो तमिलनाडु राज्य एवं श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। नेक्स्ट है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है। तो बताइए वो कौन सी राजधानी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना। जो बिहार की राजधानी पटना है वो कर्क रेखा के पास में नहीं है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कुल 8 राज्य। कितने राज्य, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वे राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसीलिए यह कहा जा सकता है कि पटना से भी नहीं गुजरती होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटना। बाकी ऑप्शन नंबर ए में गांधीनगर गुजरात में है, यहाँ से गुजरती है। भोपाल मध्य प्रदेश गुजरती है। मिजोरम आइजोल यहाँ से भी गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती, पटना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो दर्रों से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो बताइए कि लिपुलेख जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है,
उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है और यह कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। और यह जो दर्रा है यह भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कि मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि जो मिकिर पहाड़ियां हैं यह किस राज्य में है। तो मेघालय में। कहाँ पे है, याद रखिएगा, मेघालय तथा असम राज्य में विस्तृत है मिकिर पहाड़ियां। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। जो पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। आगे है कि फूलों की घाटी स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बताइए कि फूलों की घाटी यह कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गढ़वाल हिमालय में। कहाँ पे, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अब फूलों की घाटी अगर राज्य पूछा जाएगा तो राज्य भी जानते रहिएगा साथियों कि उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है, जो कि गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो इस विकल्प के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल हिमालय। और फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और कहाँ पे है, राज्य है उत्तराखंड और जिला कौन सा है, चमोली जिला। नेक्स्ट है कि भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी, अरावली श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण है, बताइए जो इलायची की पहाड़ियां है, कार्डमम पहाड़ियां, ये किस राज्य में स्थित है। तो केरल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियां यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं, जो कि मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। लेकिन अगर इसके विस्तार के बारे में चर्चा किया जाएगा तो तमिलनाडु में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, सिर्फ केरल में नहीं है, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा तो ज्यादातर जो विस्तार है वो केरल में है। आगे कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है साथियों, नीलगिरी पहाड़ी है, जहां पे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम बताइए। तो क्या नाम है, दोद्दा बेट्टा। नाम क्या है, तो साथियों याद रखिएगा कि दोद्दा बेट्टा या दोटा बेट्टा होता है, यह इसकी सर्वोच्च श्रेणी है, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ऊटी, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। तो ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। कहाँ पे है, ऊटी जो कि पर्यटन स्थल है जहां लोग घूमने जाते हैं, वो नीलगिरी में ही स्थित है। आगे कि वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी स्थित है ये पूछा जा रहा है। बताइए कि पूर्वी छोर पर स्थित पहाड़ी का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नामचा बरवा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नामचा बरवा पहाड़ी है, जो कि हिमाद्री के एकदम पूर्वी छोर पर स्थित है। और इसका पश्चिमी छोर नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। आगे है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। बिहार स्पेशल से प्रश्न है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, तो पूछा जा रहा है कि जो कोसी नदी है वो गंगा में आकर मिलती है, किस स्थान पर मिलती है, स्थान का नाम बताइए। तो बताइए दोस्तों कहां पे आके मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, कुर्सेला। कहां पे आके मिलती है, कुर्सेला, जो कि कटिहार जिसे भी कहते हैं। तो कटिहार में कोसी नदी गंगा नदी से आके मिलती है। कहां पे, कुर्सेला, कटिहार में आकर मिलती है। और कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में अत्यधिक तबाही होती है। आगे की कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है। बताइए वो कौन सी नदी है जिसे गुजरात का आस भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है साथियों, नर्मदा नदी है, जिसे गुजरात की आस कहते हैं। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, तो मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक नामक पहाड़ी है,
यहीं से निकलकर गुजरात में भड़ौच के दक्षिण में जाके अरब सागर में मिल जाती है। आगे है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। बताइए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पे। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है। तो भारत में जो सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी जो तंत्र है वो भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों जो वेन गंगा दिया गया है यही सहायक नदी नहीं है। वेन गंगा अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो गंगा इसमें लगा हुआ है तो आप गंगा का सहायक नदी से मानेंगे और लगा देंगे, जिससे उत्तर गलत हो जाएगा। वेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो फिर किसकी है, गोदावरी की है। याद रखिएगा, इसे भी याद रखिएगा कि गोदावरी की सहायक नदी है वेन गंगा। बाकी के तीनों कोसी हो चाहे सोन चाहे रामगंगा, ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे की भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो एक नदी है जिसका नाम है यरलुंग जंगबो नदी, तो इसे भारत में हम किस नाम से जानते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी का यह नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहती है वो तिब्बत में यरलुंग जंगपो या फिर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ एक और नाम है, फेमस नाम है, कौन सा है कि सांगपो नदी। किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में कहा जाता है। और वहीं जब ये बांग्लादेश की सीमा के अंदर प्रवेश करती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे वहां पे जमुना के नाम से जाना जाता है। तीनों नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश में पहुंचते ही ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, वहीं भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।